नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता संबंधी विवाद एवं कानून पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अध्यक्ष जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग भोपाल क्रमांक 1 श्री योगेश दत्त शुक्ला जी। सर, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है उपभोक्ता संबंधी विवाद एवं कानून, तो हम आपको बता दें कि आज हम खासतौर से बात करेंगे कि उपभोक्ता कानून जो नया बना है उसमें क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं और इसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है, और इसके अंतर्गत यदि कोई शिकायत दायर की जाती है तो उसे कैसे दायर किया जा सकता है, उसमें क्या क्या खास प्रावधान हैं जिनके अंतर्गत शिकायत दायर की जा सकती है, और साथ ही इसके बारे में लोगों में कितनी अवेयरनेस है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और आपकी जो भी समस्या है आज के इस विषय से संबंधित आप हमसे सीधे जुड़कर उसका समाधान कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो नया उपभोक्ता कानून है उसमें क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं जो पहले वाले में नहीं थे। देखिए, पहले वाले जो कानून बनाया गया था वो 1986 में बनाया गया था जी। उस समय के बाद बहुत सारी परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया है। जैसे पहले कोई ऑनलाइन शॉपिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी जी। अब जब ऑनलाइन शॉपिंग की व्यवस्था हुई तो बहुत सारे वो प्लेटफॉर्म पे लोग शॉपिंग करने लगे जी। अब उसमें प्रॉब्लम ये जा रही थी कि कोई आदमी बेंगलोर से सामान आ रहा था, कोई गुड़गांव से आ रहा था, कोई चेन्नई से आ रहा था जी। और उस समय व्यवस्था ये थी कि जहाँ प्रतिपक्षी जो विपक्षी निवास करता है या उसका कार्यालय है वहाँ वाद प्रस्तुत होता था जी। तो लोग वहाँ जा नहीं पाते थे जी। तो इसलिए सबसे पहले परिवर्तन की आवश्यकता हुई कि जहाँ परिवादी निवास करता है जी। उसको वहीं सहायता उपलब्ध हो। इसलिए नया प्रावधान ये किया गया कि अब जहाँ पर उपभोक्ता निवास करता है वो परिवाद वहाँ प्रस्तुत कर सकता है। जी। इसके अलावा अब ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो है ना उसके लिए वो जो हुआ ई कॉमर्स की व्यवस्था हुई उसके लिए इसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। जी। ई कॉमर्स कंपनियों के लिए भी नए प्रावधान किए गए कि आपको अपना नोडल ऑफिसर बनाना पड़ेगा, आपको उसमें वेबसाइट में ही प्रदर्शित करना पड़ेगा, आपको जी। शिकायत प्रकोष्ठ बनाना पड़ेगा कि यदि आदमी कोई व्यक्ति व्यथित है तो वो शिकायत कहाँ कर सकता है। ये सब नए प्रावधानों की आवश्यकता थी जी, इसलिए नए प्रावधान आए। जी। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि चूँकि परिवेश बदला, खरीदारी के तरीके बदले, उपभोक्तावाद परिवर्तित हुआ, किस तरह से लोग शॉपिंग करते हैं, आज का परिवेश अलग है, तो इसमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। सर, हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता कानून की, तो सामान्यतः चूँकि आप वहाँ अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं, किस तरह के प्रकरण उपभोक्ता कानून के अंतर्गत आते हैं? देखिए, उपभोक्ता में यदि आप कोई भी वस्तु या सेवा जी प्रतिफल यानी कीमत देकर क्रय करते हैं तो वो सब उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं आप जी। और उसमें यदि वस्तु में कोई कमी है जी, सेवा में कोई कमी है तो वो सारे मामले जो है ना यहाँ उपभोक्ता आयोग में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उसमें से आप कोई ऑनलाइन खरीद सकते हैं, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से खरीद सकते हैं, आप ई कॉमर्स के माध्यम से खरीद रहे हैं या आप सीधे ऑनलाइन खरीद रहे हैं, मॉल में जाके खरीद रहे हैं, वो सभी जो वस्तुएं हैं सेवाएं हैं इसमें उपभोक्ता को उसमें आती हैं और आप यहाँ से आप पीड़ित हैं तो आप यहाँ शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। सर, सेवाओं से क्या आशय है? जैसे आपने बताया अभी सीधे सामान खरीदना तो आम उपभोक्ता के समझ में आता है, पर सेवाओं से क्या तात्पर्य है इस कानून के अंतर्गत? जैसे आप कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, आप हवाई जहाज़ में यात्रा कर रहे हैं, आप बस से जा रहे हैं, आप कोई और सेवा जैसे आप इसकी आरओ के मरम्मत के लिए आप कोई वो करते हैं, एएमसी करते हैं, ये सभी सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। जी। सर, उपभोक्ता कानून के अंतर्गत अभी कुछ कमेटियां भी बनाने का प्रावधान किया गया है, वो क्या प्रावधान किया गया है जिसमें उपभोक्ता के हितों को संरक्षित किया जा सके? जैसे विज्ञापन, भ्रामक विज्ञापन को लेकर कोई प्रावधान किया नए कानून में जैसे सीसीपीए केंद्रीय प्राधिकरण की व्यवस्था की गई है जी, जो या तो कोई शिकायत करे जी या स्वप्रेरणा से उसको अगर ये ज्ञात होता है कि कोई भ्रामक विज्ञापन किया जा रहा है जी तो उसके संबंध में वो कार्रवाई कर सकता है। उसके लिए एक अन्वेषण खंड की व्यवस्था की गई है जी, जो उनका रजिस्ट्रार जनरल है उसको वो अन्वेषण के अधिकार दिए गए हैं, सारे अधिकार हैं, तो वो उसकी जांच करवा सकते हैं। यदि कोई पाई जाती है कि भ्रामक विज्ञापन किया जा रहा है तो वो उसके
आदेश दे सकते हैं कि आप इसके निष्प्रभाव करने के लिए इस विज्ञापन को आप दूसरा विज्ञापन जारी करिए, जी ऐसा भी आदेश दे सकते हैं। और यदि कोई कमी पाई जाती है तो वो खुद उसके लिए प्रोसिक्यूशन के लिए भी उनको सक्षम बनाया गया। जी, इसके लिए कोई दंड का प्रावधान किया गया है? हाँ जी, बिल्कुल दंड का प्रावधान है उसमें, जो है ना वो 1 वर्ष तक के कारावास और 10 लाख रुपए तक का जो है ना उसमें जुर्माने का प्रावधान किया प्रावधान है। गया। जी, ये बहुत अच्छा प्रावधान है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि भ्रामक विज्ञापन के आधार पर लोगों को ठगा जाता है, उपभोक्ताओं को। कई बार ये सुनने में आता है कि भाई कोई चीज़ बताई और जब उसने खरीदी तो निकला कुछ और। तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था इस नए कानून के अंतर्गत की गई है। यदि कोई को लगता है कि ऐसा भ्रामक विज्ञापन किया जा रहा है तो जी। वो आदमी जो है ना वो शिकायत भी कर सकता है उसमें 1915 में जी, कंज्यूमर हेल्पलाइन पे शिकायत कर सकता है और वहाँ उसकी शिकायत की सुनवाई होती है। 1915। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि यदि किसी के साथ भ्रामक विज्ञापन के आधार पर कोई खरीदारी करवाई जाती है, गलत विज्ञापन दिया जाता है, तो उसके लिए टोल फ्री नंबर है 1915। जी, आप इस पे शिकायत कर सकते हैं और आपकी शिकायत इस नंबर पे दर्ज होकर वो इस पर कार्रवाई करेंगे और आगे जो भी कार्रवाई होगी वो आपकी कंप्लेंट के माध्यम से उसको आगे करेंगे। सर, हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता कानून की, तो जैसा कि आपने बताया कि भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। तो सर, एक सवाल ये आता है कि जो उपभोक्ता कानून के अंतर्गत प्रकरण दायर किए जाते हैं उसमें समय सीमा क्या होती है? यदि अगर मुझे कोई केस दायर करना है तो कब दायर होगा, कितना समय है और वो समय सीमा कहाँ से लागू होगी? जब वाद कारण उत्पन्न होता है, जब आपको परेशानी उत्पन्न होती है या जी। आपने जब से आपने किसी वस्तु या सेवा क्रय किया है जी, और परेशानी आई, उसके बाद 2 वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है परिवाद। सर वो 2 वर्ष की गणना कैसे होगी? 2 वर्ष की गणना जिस दिन से आपको वो होती है, जैसे वारंटी पीरियड है, जी 1 वर्ष का वारंटी पीरियड है, 1 जी। वर्ष के पीरियड में वारंटी पीरियड में यदि कोई कमी आई जी। उसके दिन से 2 वर्ष के भीतर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। और सर, मैंने कोई पॉलिसी ली है, इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और मैंने कोई क्लेम किया है। अब मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी 2 साल बाद अगर मैं क्लेम करती हूँ और उसके बाद उनका रिजेक्शन लेटर आता है, तो ऐसे में समय सीमा नहीं, जिस दिन रिजेक्शन लेटर आएगा उस दिन से 2 वर्ष के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं, उस दिन से समय की गणना प्रारंभ होगी। जी, जिस दिन से क्लेम क्लेम आपका रिजेक्ट, निरस्त जिस दिन होगा। से क्लेम रिजेक्ट किया गया है। जी, जी, उस दिन से 2 वर्ष की गणना होगी। सर, हम उपभोक्ता कानून की बात करते हैं तो उपभोक्ता के अंतर्गत इस कानून में किस किस को माना गया है? उपभोक्ता कौन कहलाएगा? कोई भी व्यक्ति जी जो भी वस्तु या सेवा क्रय करता है जी वो सभी उपभोक्ता हैं। जी केवल शर्त ये है कि वो वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए नहीं क्रय की जानी चाहिए। जी जैसे आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, कोई कंपनी चला रहे हैं और आप कोई सामान खरीदते हैं और उसमें अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप उसमें उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आएंगे। जी लेकिन उसका भी एक अपवाद है कि यदि आप जीविकोपार्जन के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, जी भले ही आपने वो किया, बात मान लीजिए आपके पास एक टैक्सी है, आप एक टैक्सी चला रहे हैं, जी तो वो अपनी जीविकोपार्जन के लिए चला रहे हैं, यद्यपि वाणिज्यिक उपयोग है लेकिन जी। उसमें आप उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। जी इसका एक अपवाद ये भी है कि यदि आपने कोई बीमा करवाया है, आपने जी। फायर इंश्योरेंस लिया है या किसी का आपने कंपनी फैक्ट्री किसी का उसका गोडाउन का बीमा करवाया है, जी, ये अपवाद है, आप उसमें उपभोक्ता ही माने जाएंगे। क्योंकि वो उसकी सुरक्षा के लिए होता है। वो सुरक्षा के लिए आपने जी सर, इस बीच एक कॉलर लाइन पे हैं, बाराबंकी से हम उनका सवाल लेते हैं। नंदू स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं नंद नमस्कार स्वरूप जी। मिश्रा हूँ बाराबंकी से। जी मैं जानना ये चाहता हूँ, कोई सील बंद चीज हम खरीदते हैं खाने पीने वाले, जी तो उसमें डेट होता है, उसका रेट होता है। जब सामान खोलते हैं तो उसका खराब निकलता है, तो ऐसी दशा में हमें कहाँ जाना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका और आप हमारे नियमित दर्शक हैं, श्रोता हैं जो हमारे कार्यक्रम को देखते हैं। तो आइए हम आपके सवाल का जवाब लेते हैं सर से। सर, इनका कहना है कि हम कोई खाने पीने की चीज़ खरीदते हैं और बाद में जब हम उसको पैकिंग को खोलते हैं तो वो ख़राब निकलती है, तो ऐसे में क्या उपभोक्ता कानून के अंतर्गत क्या सहायता मिलती है? उसके लिए कायदे से ये चाहिए कि आप उसी बैच नंबर का दूसरा सामान खरीदें, वही सामान खरीदें जी और उसके लिए तुरंत जाइए और उसके जांच के लिए लिखिए, उसकी जांच करवाइए, क्योंकि खोलने के बाद तो ये पता नहीं चलता है कि वो एडल्ट्रेशन बाद में किया गया है पहले किया गया था, इसलिए पैक्ड सामान का ही दूसरी जांच करानी चाहिए।
सेम लॉट का उसी दूसरा बैच सामान। नंबर की। जी ये। सर, एक और उसका बिल भी लेना चाहिए। जी हाँ। सर, एक तरीका ये भी हो सकता है कि आजकल मोबाइल का ज़माना है, हर आदमी पे मोबाइल होता है, तो कोई भी पैकिंग खोलते समय वो उसको अगर खोलते समय रिकॉर्डिंग करते हैं तो क्या उसको मान्य किया जाएगा? बिल्कुल मान्य किया जाता है। हमारे यहाँ एविडेंस एक्ट के जो है ना स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं यहाँ। जी और यदि करना ही चाहिए कायदे से, यदि आप जी। कोई ऑनलाइन सामान बुलवाते हैं तो निश्चित रूप से आपको जब आप पैकिंग खोलते हैं तो उसका वीडियो बनाना चाहिए, जी क्योंकि बाद में लोग शिकायत करते हैं कि इसमें से हमने मंगाया तो था लैपटॉप और बाद में इसमें कुछ दूसरा सामान निकला जी या कोई टुकड़ा पत्थर का टुकड़ा निकला। इसलिए जो है ना उसको ज़रूर वीडियो बनाना चाहिए जी और उसको एविडेंस में हम ग्राह्य करते हैं। जी। नंद स्वरूप जी, जैसा कि सर ने बताया कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आप खरीदते हैं तो एक ऑप्शन आपके पास है, आजकल सभी के पास मोबाइल होते हैं और सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, तो आप कोई भी पैकिंग खोलते समय यदि उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो वो सीधा सबूत है जिसे उपभोक्ता न्यायालय ग्रहण करती हैं। पर अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप उसी लॉट का दूसरा सामान खरीद के और केस लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वो आपने जो खरीदा है वो ख़राब पहले से था या आपके खोलने के बाद हुआ है, ये सिद्ध करने के लिए आपको दूसरा पैक खरीद के पेश करना होगा बिल्कुल। और आपको फोरम के सामने, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने बताना होगा कि देखिए साहब ये पैक सामान है, ये खोलने पर ऐसा निकला। और उसको हम प्रयोगशाला भेज के जी। जांच करवा सकते हैं। जी। और उसके लिए फिर अगर जिला आयोग को लगता है, उपभोक्ता आयोग को, कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो वो फिर उसको फॉरेंसिक में जांच करा के और उसका परीक्षण करा सकते हैं। सर, हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता कानून की, तो जैसे कहा जाता है कि सरल, सहज और बड़ा ही सीधा साधा ये एक्ट है जिसमें कोई भी उपभोक्ता खुद भी केस लगा सकता है। तो यदि कोई उपभोक्ता खुद केस लगाना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है और वो कौन कौन से दस्तावेज हैं जो उसको लगाना चाहिए? उसको सबसे पहले तो जो आपने सामान या सेवा क्रय की है उसका एक जी। बिल होना चाहिए उसके पास, जी। क्योंकि उसी से साबित हो सकता है कि आपने प्रतिफल दे करके, कीमत दे करके वो वस्तु या सेवा क्रय की है। जी इसके बाद उसमें जो त्रुटि पाई गई है जी। वस्तु या सेवा में, तो उसके बारे में आपने यदि कोई कार्रवाई की है तो उसका दस्तावेज होना चाहिए। जी उदाहरण के लिए जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी है जी और उसमें आपको लगता है कि इसमें कोई निर्माण संबंधी त्रुटि है, तो निश्चित रूप से आपने जब सर्विस सेंटर में जाएंगे जी तो आपको जॉब कार्ड देते हैं, वो जॉब कार्ड होना चाहिए कि आपने तत्काल ये शिकायत की थी। जी लेकिन आप अगर मौखिक कहते हैं कि नहीं साहब गाड़ी में निर्माण संबंधी त्रुटि है और आपने उसको कहीं दिखाया नहीं है, कहीं उसको सर्विस सेंटर में नहीं ले गए हैं, तो वो फिर मान्य नहीं किया जाता है। जी इसलिए आपने, यदि आपने उसको कस्टमर केयर में फ़ोन किया है, टोल फ्री नंबर पे आपने कोई शिकायत दर्ज की है, उसका प्रिंट आउट होना चाहिए आपको। उसका उनके पास जो, अगर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं आप, जिससे कोई बातचीत कर रहे हैं, आप उनको शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि जनरली वो करते हैं तो एक टोल फ्री नंबर जैसे वह शिकायत करेंगे जी तो आपको एक कंप्लेंट नंबर देते हैं, वो सब चीज़ें पेश होनी चाहिए जी जिससे आप साबित कर सकें कि आपको, जैसे आपको उसमें सामान में कमी पाई गई थी, सेवा में कमी पाई गई थी, तो तत्काल आपने उसके लिए जी सुधार के उपाय किए थे और इसके बाद उन्होंने उसको सुधार नहीं किया, तब आप यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें पेश होनी चाहिए। जी शिकायत का कोई विशिष्ट प्रारूप नहीं है। आपने जैसे सामान खरीदा था, जो आपकी शिकायत, जो उसमें शिकायत दर्ज हुई, वो लिख के आप सादे कागज़ में भी पेश कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पेश कर सकते हैं। आजकल तो आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, बाद में पेश कर दीजिए। आप दूर रहते हैं, जी आप ऑनलाइन फाइल कर दीजिए, उसमें हमारे वेबसाइट पे हम निकाल लेंगे, उसकी आप बाद में दस्तावेज बाद में फाइल कर सकते हैं। जी। सर, कई बार लोगों को ये सुनने में आया है कि ये समस्या आती है कि छोटी छोटी चीज़ आप लेने जाओ तो उसका बिल नहीं दिया जाता दुकानदार द्वारा, तो फिर वो कैसे सिद्ध करे कि ये चीज़ उसने वहाँ से खरीदी है? क्योंकि हम किराने की दुकान पे जाते हैं, कोई चीज़ ली, हमने आटा खरीदा, वो खरीदा, हर चीज़ का बिल मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के पास क्या उपाय है, कैसे वो यदि कोई बताएगा? आदमी बिल नहीं दे रहा तो आप सबसे पहले तो आप उसे सामान खरीदना बंद कर दीजिए, क्योंकि उसको बिल तो ज़रूरी है। जब तक आप बिल नहीं लेंगे तो आप साबित नहीं कर पाएंगे कि आपने उससे सामान लिया था। जी और इसकी शिकायत भी कर सकते हैं आप, जी ये बिल नहीं दे रहा है, ये देखिए। जी हाँ, कंज्यूमर हेल्पलाइन में भी शिकायत की जा सकती है। जी। मतलब बिल लेना जरूरी हाँ, है। उसके बिल नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो कोई अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है ना। वो जी उसको संदेह है कि इसमें कोई कमी होगी, इसलिए तो बिल नहीं दे रहा है वो। जी तो बिल्कुल। बिल अवश्य लेना चाहिए और बिल संभाल के रखना चाहिए। यदि कोई वारंटी कार्ड मिला है तो उसको संभाल के रखना चाहिए। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि कोई भी बिल, कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका जो भी कागज़ है खरीदने का, वारंटी का, उसको संभाल के रखना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि कल को 6 महीने बाद या 8 महीने बाद कोई समस्या आपके सामने आती है
तो आप सिद्ध कर सकें बिल्कुल कि इसमें ये खराबी थी। सर, उपभोक्ता कानून के अंतर्गत जब लोग केस करते हैं और कई बार ये दिक्कतें आती हैं कि वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं अपनी कंप्लेंट को, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। तो किसी भी उपभोक्ता को क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट क्रय करते समय, जिससे वो अगर शिकायत करे तो सिद्ध कर पाए उसको। तो एक जागरूक उपभोक्ता को क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए? सबसे पहले तो सामान क्रय करने के पहले ही देखना चाहिए जी कि ये जो बता रहे हैं उसी विवरण का सामान भेज रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जी जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में है, जी कई बार उसकी कीमत बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है और उसमें डिस्काउंट दिखाया जाता है। जी तो आपको चाहिए कि आप दूसरी उस वेबसाइट पे जाके देख लीजिए कि ये जो सामान इसी विवरण का सामान कहीं और सस्ता तो नहीं दिखाया जा रहा है उसकी कीमत। जी आप यदि डायरेक्ट सामान खरीद रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि उसको एक्सपायरी डेट के भीतर का सामान है। एक्सपायरी डेट ऐसी भी नहीं है कि आपको एक दिन या 2 दिन में समाप्त होने वाली है। जी उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है ये भी आपको देखना चाहिए। जी MRP और जैसे आप बीमा संबंधी उत्पाद लेते हैं, सेवाएं जी। लेते हैं, तो उसमें भी आपको निश्चित रूप से पहले देख लेना चाहिए कि जो ये एजेंट के द्वारा कई बार बहुत मिस सेलिंग की शिकायतें आती हैं। बिल्कुल एजेंट बताते कुछ और हैं, बीमा पॉलिसी जब आती है तो कुछ दूसरी आती है। जी बिल्कुल दूसरी बात, यदि आप पूछते हैं, आप बताते हैं कि जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का मामला है, जी अब उससे पूछा जाता है कि आप 5 साल के भीतर कोई बीमारी हुई थी, वो कह देते मत बताइएगा। जी। निश्चित रूप से आपको सारी बातें सही सही बतानी चाहिए, क्योंकि बाद में यदि आप पाया गया कि आपने कोई बात छिपाई है, जी इसी आधार पर बीमा कंपनियां क्लेम निरस्त कर देती हैं बिल्कुल और सही फिर बात आपको है। कोई उससे वो बेनिफिट नहीं मिलता है बीमा पॉलिसी का। इसलिए जो है ना, अच्छी तरह से सोच समझ करके बीमा प्रस्ताव को फॉर्म भरना चाहिए। जी इसके बाद भी यदि आपको जो बताया गया था वैसी बीमा पॉलिसी नहीं आई है तो हर बीमा पॉलिसी एक फ्री पीरियड होता है, कूलिंग जी। पीरियड होता है। आपको जैसे बीमा पॉलिसी का डॉक्यूमेंट आता है आपको उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए कि जो हमको बताया गया था जी वैसा ही डॉक्यूमेंट मिला है कि नहीं मिला, वैसी पॉलिसी मिली है कि नहीं मिली है। जी यदि नहीं है तो 15 दिन के भीतर आप उसको वापस कर सकते हैं। जी। और जो प्रपोजल फॉर्म है उसको लेकर सर कई बार ये शिकायतें आती हैं। कुछ शिकायतें इस तरह की भी आई हैं कि वन टाइम प्रीमियम की किसी ने पॉलिसी ली और उसको बाद में ईयरली या हाफ ईयरली कर दिया गया एजेंट के थ्रू, या जिसने भी किया उसने किया, और सामने वाले को पता ही नहीं चलता है, वो बाद में फ़ोन आता है कि आपकी एक्सपायर हो गई हाँ, पॉलिसी। ये शिकायतें बहुत बाद में बहुत ज़्यादा आती हैं, जी क्योंकि सामने वाले के पास कुछ मान लीजिए रिटायरमेंट का पैसा मिला है, उसको 2 लाख 4 लाख रुपए मिले हैं, तो जी। उन्होंने कहा ठीक है हमको इसको लगाना है, कहीं जी। इन्वेस्ट करना है। अब इन्होंने उसको सिंगल टर्म लेना था उसको जी। और आपने ईयरली कर दिया। जी 1 साल तक उसको कुछ पता नहीं चला। 1 साल जी। के बाद जब वो है ना, जब आपको तो ये मालूम है कि हमारा सिंगल टर्म का है, बिल्कुल और बाद में जब उसको पता चला, आपने देखा भी नहीं पॉलिसी, डॉक्यूमेंट भी नहीं देखा, जी। बाद में आपने उसके प्रीमियम जमा नहीं किया तो पॉलिसी वो कर देते हैं। उसकी शर्तें रहती हैं कि आप कम से कम 3 प्रीमियम नहीं जानेंगे तो वो लैप्स हो जाएगी, जी तो जो आपने जमा किया है वो भी नहीं मिलता है। जी तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि आप सिंगल ले रहे हैं तो देखिए कि उसमें सिंगल को लिखा हुआ है जी। कि नहीं लिखा हुआ है। पॉलिसी बॉन्ड को बहुत पॉलिसी अच्छे बॉन्ड से के पढ़ें। बहुत अच्छे देखना चाहिए, और वो प्रस्ताव पत्र। प्रस्ताव पत्र को बहुत अच्छे से पढ़ के हस्ताक्षर करना चाहिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। जी दर्शकों, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, सर ने बताया कि जब भी आप कोई बीमा पॉलिसी लें तो उसके प्रस्ताव पत्र को कोशिश करें खुद ही भरें, क्योंकि कई बार ये समस्या आती है आपने एजेंट पे भरोसा करके उसको भरने के लिए दे दिया और उसने आपसे साइन करा लिए। आपने तो पता चला वन टाइम पॉलिसी कह के लिए कि भाई मेरे पास इकट्ठा इतना पैसा कहीं से आया है 5 लाख रुपए, मैं एक बार की पॉलिसी ले रहा हूँ। बाद में आपको पता चलता है कि वो एक बार की ना होकर वो ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली कर दी गई है। और अगर आपने उस समय जागरूक होकर पॉलिसी बॉन्ड नहीं देखा है, प्रस्ताव पत्र आपने अपने हाथ से नहीं भरा है, तो आपका जो पैसा है वो डूबने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि जब आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो आपके पास रिफंड के लिए आपको वो पैसा भी नहीं मिल पाता है। इसलिए प्रस्ताव पत्र को खुद अच्छे से पढ़ें और कोशिश करें कि खुद ही उसको भरें, सिर्फ साइन ना करें उस पर। एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब आपने कोई होम लोन लेते हैं जी तो जनरली बैंक उसमें एक शर्त रखते हैं कि आपको अपना लाइफ जी। इंश्योरेंस कराना होगा, जी और उनको ये समझाया जाता है कि आपके किसी कारण से डेथ हो जाती है जी तो ये बीमा कंपनी पूरा लोन देगी। जी लेकिन उसमें हिडन शर्तें ये रहती हैं कि उसमें 5 या 6 बीमारियां वो लिख देते हैं जी कि आपके कैंसर से या इससे डेथ जी होगी, लेकिन बहुत सारी बीमारियां उसमें कवर नहीं होती हैं।
आदमी को ये गलतफहमी रहती है कि हमारा तो बीमा है, जी लेकिन बाद में जब डेथ हो जाती है तब वो ये शर्तें बता देते हैं। तो वो भी अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि जो एजेंट ने या बैंक वालों ने बताया है वैसे ही हमारा बीमा हुआ है कि नहीं हुआ है, जी ये अवश्य देखना चाहिए। इसकी बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं जी क्योंकि आयोग भी जो है ना बीमा डॉक्यूमेंट से उसे शर्तों से बंधा होता है। यदि आपने उसमें साइन किए हैं जी तो हम उसको बदल नहीं सकते हैं। बिल्कुल राज्य आयोग के पास ये अधिकार है कि अगर कोई अनलॉफुल शर्त है तो वो कर दे, लेकिन जिला आयोग के पास नहीं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है सर कि कई बार आपका अपना अनुभव ये रहा है, आप वहीं पर अध्यक्ष पद पर हैं, कि ऐसी शिकायतें आती हैं कि कंडीशंस जो होती हैं उसमें बाद में पता चलता है कि उसको क्लेम मिलना ही नहीं है। हाउसिंग लोन में बैंक द्वारा जानकारी पूरी नहीं दी जाती, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही जानकारी नहीं देता और इंश्योरेंस करा देता है। सर, इस तरह की शिकायतें फाइनेंस सेक्टर में भी सुनने में आती हैं जब कोई लोन लिया जाता है कि पोस्ट डेटेड चेक ले लिए जाते हैं। आजकल ऑनलाइन आजकल तो सीधे बैंक से लिंक कर दिया जाता है अकाउंट को, और वो लोन में पता चला कि अगर वो जरा भी डिफ़ॉल्टर हो गया तो पैनल इंटरेस्ट के नाम पर उससे 36% तक की वसूली की जा सकती है, और कई बार ये देखने में भी आया है। तो सर, ऐसे केसेस में किसी भी उपभोक्ता के लिए क्या उसको सावधानी रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको ध्यान रख के ही लोन लेना चाहिए? लोन लेने के पहले सबसे पहले तो स्पष्ट रूप से पता कर लेना चाहिए कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, क्योंकि फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट लिख देते हैं जी, लेकिन उसके बाद भी वो जो है ना उसमें कुछ हिडन रखते हैं कि जो है ना ये 1% 2% हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं जी। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जा रही है कि वो एक भी अगर वो होती है फेल होती है जी तो कई बार वो पूरी वसूली करने लगते हैं। जी उसके अलावा उनके पास पेनाल्टी के बहुत अधिकार रखते हैं वो अपने पास। जी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का मैंडेट ले लेते हैं जी और वो जैसे ही बैंक को भेजते हैं जी क्लियरिंग के लिए, जी और यदि उसमें अमाउंट नहीं है जी तो उसकी पेनाल्टी जुड़ती जाती है जी और डबल पेनाल्टी जुड़ती जाती है जी कि आपकी एक प्रीमियम नहीं आई है उसके है, इसके मैंडेट फेल हुआ उसकी, जी ऐसे करके वो इतना ज़्यादा अमाउंट हो जाता है कि आदमी उसको अदा नहीं कर पाता। इसलिए उसको अच्छी तरह से पहले से देख लेना चाहिए कि यदि किसी कारण से हम नहीं दे पाते हैं, हर प्रीमियम नहीं अदा कर पाते हैं तो उसका रेट क्या होगा, क्योंकि कई बार वो 36% और 46% तक रेट वो करते हैं जी, और वो सब इतना बड़ा डॉक्यूमेंट होता है कि वो आदमी पढ़ नहीं पाता है, बिल्कुल, और वो साइन कर देता है, सारे डॉक्यूमेंट में उसके साइन होते हैं। जी। सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मंच के माध्यम से आपने हमारे दर्शकों को उपभोक्ता कानून और उन्हें किस तरह सावधान रहना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट लेते समय, इसके बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि हमने आज की चर्चा में देखा कि कोई भी वस्तु या सेवाएं क्रय करते समय आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, एक एक कंडीशन को पढ़ना चाहिए, प्रपोजल को पढ़ना चाहिए, पॉलिसी के फाइनेंस कराते समय आपको बैंक की सारी शर्तें पढ़ना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर बाकी, और बिल जरूर लें कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, वरना यदि अगर आप बाद में कोर्ट में जाते हैं तो आपके लिए भी दिक्कत आएगी। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। आज हम आपसे ये विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।